इंडिया की एक स्टेट एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 2015 में हुआ एक दिल दहला देने वाला कविता रैना हत्याकांड। कहते हैं कि ये पहला एमपी का ऐसा केस था जिसमें इतने बड़े स्तर पर पूछताछ हुई कि लगभग ये कहा गया कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता या फिर इससे बड़ा और कोई क्राइम सामने न आ जाए तब तक पूरे शहर की पुलिस सिर्फ इसी केस पर काम करेगी। और कई बड़े बड़े ऑफिसर्स से लेकर छोटे कर्मचारियों तक पुलिस की कई टीमें बनाई गई ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, क्योंकि इस केस में इंसाफ पाने के लिए लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस केस में पुलिस को कई दिनों तक लगातार मेहनत करनी पड़ी और ये केस देश में हुए सबसे बेटर इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ। और फिर ये जब केस में फाइनली एक शख्स को पकड़ा गया तो 2015 से 2018 तक ये केस कोर्ट में चला और सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने उस शख्स को रिहा कर दिया। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ उसे जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और हमारे आसपास हो रही ऐसी ही घटनाओं से अवेयर और सावधान रहें। तो आइए इस केस को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश एमपी के एक शहर इंदौर से, जिसे हम मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इंदौर में ही एक जगह है मित्रबंधु नगर और इसी मित्रबंधु नगर एरिया में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में टोटल 5 लोग। फैमिली के मुखिया संजय रैना, उनकी वाइफ कविता रैना, उनके 2 बच्चे, एक 6 साल की बेटी और 9 साल का बेटा और संजय रैना की माँ। संजय रैना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते थे। उनकी पत्नी कविता रैना एक हाउसवाइफ थी और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। 24 अगस्त 2015 के दिन हर रोज की तरह कविता रैना दोपहर में करीब 1 से 1:15 के बीच अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए घर से स्कूटी पर बस स्टॉप के लिए निकलती हैं। बस स्टॉप उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए कविता बिना अपना फोन लिए सीधे स्कूटी लेती हैं और चली जाती हैं। 24 अगस्त के दिन कविता रैना बस स्टॉप पे जाने से पहले एक साड़ी की शॉप पर जाती हैं। दरअसल उन्हें अपने कुछ कपड़े वहाँ से लेना थे, तो शायद वो सोचती हैं कि पहले वो वहाँ जाकर ये काम खत्म कर लें, उसके बाद वो अपनी बेटी को पिक कर लेंगी। इसी बीच अब उनकी बेटी की स्कूल बस अब बस स्टॉप पर आ जाती है। उनकी बेटी बस से उतरती है, अपनी माँ कविता को वहाँ ढूंढती है, लेकिन तब तक कविता रैना वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। उसी बीच अब कविता रैना की एक पड़ोसी अपने बच्चों को उसी बस स्टॉप पर लेने आई थी। वो उनकी बेटी को वहाँ देखती हैं कि उसे लेने अब तक कोई नहीं आया, तो वो अपने बच्चों के साथ साथ अब कविता रैना की बेटी को भी अपने साथ ले जाती है और उसे उसके घर छोड़ देती है। उधर अब जब उनकी बेटी घर पहुंचती है तो घर वालों को ये देखकर हैरानी होती है कि उनकी बेटी उनकी पड़ोसी के साथ आई है, तो कविता कहाँ है। सुरेश रैना की माँ उनसे पूछती है कि कविता कहाँ है, तो उनकी पड़ोसी उन्हें बताती है कि कविता उन्हें बस स्टॉप पर नहीं मिली और उनकी बेटी वहाँ अकेली खड़ी थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर आई हैं। संजय रैना उस टाइम पर घर पर नहीं थे, लेकिन वो दोपहर में लंच करने के लिए डेली उसी टाइम के आसपास घर आया करते थे। उस दिन भी कुछ देर बाद संजय रैना घर आते हैं। उनकी माँ उन्हें कहती है कि कविता अभी तक घर नहीं लौटी। वो उनकी बेटी को पिक करने बस स्टॉप गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। इसी के बाद अब संजय रैना अपनी वाइफ कविता को फोन करते हैं, लेकिन फोन तो कविता घर पर ही छोड़ के गई थी। अब वो थोड़ी देर वेट करते हैं कि हो सकता है वो आसपास ही कहीं गई होंगी और थोड़ी ही देर में घर आ जाएंगी। वो लगभग 2 से 4 घंटे इंतजार करते हैं और इतना टाइम बीतने के बाद भी जब कविता रैना घर नहीं लौटती तब वो थोड़ा परेशान होते हैं और इसके बाद अपने आस पड़ोस कुछ दोस्तों और जान पहचान वालों के यहाँ वो फोन करते हैं, लेकिन किसी को भी कविता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपनी जान पहचान और पड़ोसियों से पूछने के बाद जब कहीं से कविता रैना की कोई खबर उन्हें नहीं मिलती तो शाम को अब संजय रैना एक पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हर रोज की तरह उनकी वाइफ अपनी बेटी को लेने घर से थोड़ी ही दूर स्कूटी से बस स्टॉप के लिए गई थी, पर अभी तक वो घर नहीं लौटी। उन्होंने आस पड़ोस में भी पूछताछ की, उनके कुछ दोस्तों से भी बात की, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। चूँकि ये घटना उसी दिन दोपहर में हुई थी
और संजय रैना शाम को पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा रहे थे तो पुलिस भी इसे गंभीरता से नहीं लेती। वो रिपोर्ट लिख तो लेती है पर उन्हें भी लगता है कि हो सकता है वो यहीं कहीं चली गई होंगी और घर वापस लौट आएंगे। इसके बाद संजय रैना वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान अब इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक देवास नाम की जगह है। वहाँ पर पुलिस को 24 अगस्त के दिन ही एक जली हुई हालत में एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला को इंदौर के ही एक MY हॉस्पिटल में लाया जाता है। संजय रैना की वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस के पास थी और ऐसे में एक महिला की लाश पुलिस को मिली, इसीलिए अब पुलिस संजय रैना को MY हॉस्पिटल बुलाती है। पुलिस के इस कॉल के बाद संजय रैना घबरा जाते हैं और जैसे तैसे अब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही पुलिस उनसे कहती है कि आपको इस महिला की पहचान करनी होगी। उस महिला की लाश बुरी तरह से जली हुई थी, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू बना था। संजय रैना जब उस टैटू को देखते हैं तो देखते ही वो रोने लगते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हाँ, ये मेरी वाइफ है। इसके बाद वो घर चले जाते हैं और इस बात का पता जब उनके घर पर चलता है तो पूरे घर में मातम छा जाता है। अब नेक्स्ट डे संजय रैना और उनके कुछ परिवार वाले दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में बॉडी के पास से जो चीजें उन्हें मिली थी वो सभी चीजें कविता के घर वालों को दिखाई जाती हैं और तब उन चीजों को देखकर वो थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चीजें कविता की नहीं थी। अब वो दोबारा उस लेडी के हाथ पर बने उस टैटू को देखते हैं और कहते हैं कि ये उनकी वाइफ कविता नहीं है क्योंकि उसके राइट हैंड पर ओम और राम नाम का टैटू बना था, पर ये टैटू तो अलग है। खैर ये देखते ही अब उनकी फैमिली को थोड़ी तसल्ली होती है कि ये उनकी कविता की बॉडी नहीं है। एक दिन पूरा बीत चुका था। संजय रैना ने पुलिस को कंफर्म करा दिया था कि ये उनकी वाइफ नहीं है, तो इसके बाद अब पुलिस कविता को ढूंढना शुरू करती है। उधर दूसरी तरफ अब संजय रैना भी अपनी वाइफ कविता के मिसिंग होने के पोस्टर्स बनवाते हैं और शहर में उसे जगह जगह लगवाते हैं ताकि यदि किसी ने भी कविता को कहीं देखा हो या किसी को भी उसके बारे में खबर हो तो संजय रैना को उसकी खबर मिल जाए। साथ ही वो 25,000 का इनाम भी रखवाते हैं। इस घटना के अब 2 दिन बीत जाते हैं, यानी 26 अगस्त की तारीख आ जाती है और उस दिन सुबह करीब 11 बजे पुलिस को एक और लाश मिलती है। संजय रैना के घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक 3 इमली चौराहे की जगह पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था और उसी पुल के नीचे से एक नाला बह रहा था। उस नाले में पुलिस को 2 बोरियों में एक लाश मिलती है। एक बोरी में लाश के 3 टुकड़े और दूसरी में 3, टोटल 6 टुकड़ों में पुलिस वो लाश वहां से बरामद करती है। उस लाश को भी MY हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर्स उस लाश के टुकड़ों को जोड़ते हैं और एक बार फिर से पुलिस संजय रैना को खबर करती है कि ऐसे ऐसे एक लाश मिली है, आप हॉस्पिटल आइए और इस लाश को आइडेंटिफाई कीजिए। और इसके बाद ही एक बार फिर संजय रैना अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इस बार संजय रैना ओम और राम नाम के बने टैटू, गर्दन पे बने तिल और चेहरे से अपनी वाइफ की शिनाख्त कर लेते हैं कि ये लाश उनकी पत्नी कविता रैना की ही है। लेकिन कविता रैना की बॉडी से जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी थी, जैसे उनकी अंगूठी, मंगलसूत्र, इयररिंग्स, वो सब कुछ गायब था। साथ ही फैमिली के दूसरे लोग भी उसकी पहचान करते हैं। कविता की फैमिली की सारी उम्मीदें अब टूट चुकी थी और अब पूरा परिवार ही सदमे में था। ये खबर पूरे इंदौर शहर में फैल चुकी थी। 24 तारीख को कविता रैना गायब हुई थी और 2 दिन बाद 26 तारीख को इस तरह एक नाले में पड़े बोरों में 6 टुकड़ों में कविता रैना की लाश का मिलना पूरे शहर के लिए ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। देखते ही देखते जैसे जैसे ये न्यूज टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पे आई, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। पुलिस भी अब लोगों को आश्वासन देते हुए केस की जांच गंभीरता से करती है। कई बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे कर्मचारियों तक पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं ताकि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। और सबसे पहले पुलिस कविता रैना के घर वालों से इसकी शुरुआत करती है। कविता रैना के घर वालों से बड़ी ही बारीकी से पूछताछ की जाती है। संजय रैना, उनकी माँ, हर किसी पर शक करते हुए बारी बारी से पूछताछ होती है और कई कई दिनों तक ये पूछताछ चलती ही रहती है। लेकिन पुलिस को वहां से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती जो घर के किसी भी सदस्य पर शक पैदा करे। लेकिन तब भी पुलिस की पूछताछ जारी रहती है और इसी बीच जब ये जांच चल रही थी तब उसी इलाके की एक पार्किंग में कविता की स्कूटी पुलिस को मिल जाती है, क्योंकि जिस दिन कविता गायब हुई थी उस दिन वो अपनी स्कूटी से घर से निकली थी। इस तरह अचानक एक पार्किंग में स्कूटी मिल जाने से
पुलिस को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कातिल अचानक ही ऐसे पब्लिक पार्किंग में गाड़ी लगा कर चला गया था। खैर इसके बाद अब पुलिस जो स्कूटी जहां खड़ी थी वहां के सीसीटीवी फुटेज को देखती है। साथ ही वो बस स्टॉप जहां पर कविता को 24 अगस्त के दिन अपनी बेटी को लेने जाना था वहां की भी सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है। सभी के फोन कॉल्स की डिटेल्स चेक की जाती है। उस दिन कविता की किन किन लोगों से बात हुई थी, किन किन लोगों से वो मिलती थी, उसके एंगल से भी जांच की जाती है। कविता के पड़ोसियों, दोस्तों, जिस पर भी शक किया जा सकता था, हर किसी से पूछताछ होती है। सब्जी वाला, ग्रोसरी वाला और ऐसे कई और लोग जो कविता से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, सभी की एक लंबी लिस्ट बनाई जाती है और हर किसी से पुलिस पूछताछ करती है। और इसी दौरान उनकी लिस्ट में एक महेश बैरागी नाम का शख्स भी था। दरअसल महेश की उसी इलाके में एक बुटीक और साड़ी की दुकान थी। जब पुलिस कविता से जुड़े हर एक शख्स से पूछताछ कर रही थी तो उसमें महेश का नाम भी आया, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि कपड़े के लेने के सिलसिले में कविता उसकी शॉप पर जाया करती थी। अब जब महेश बैरागी से पूछताछ होती है तो उसी दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि महेश पर शक पैदा करती हैं और इसी के बाद पुलिस द्वारा महेश से काफी लंबी पूछताछ होती है और इसके पीछे कई सारे रीजन थे। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि महेश ने कविता रैना केस के कुछ दिन पहले ही उस इलाके में बुटीक और साड़ी की शॉप ओपन की थी और उससे पहले उसकी एक वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी। और चौंकाने वाली बात ये थी कि कविता केस के बाद ही उसने अपनी ये शॉप बंद भी कर दी थी। उसके बाद पुलिस को ये भी पता चलता है कि उस दिन बस स्टॉप पहुंचने से पहले कविता उसी की शॉप पर साड़ी लेने गई थी। इसके बाद पुलिस को ये भी पता चला कि पार्किंग में जो स्कूटी किसी ने अचानक पार्क की थी वो कोई और नहीं बल्कि महेश बैरागी ही था। और इस बात की पुष्टि पार्किंग में खड़े वॉचमैन ने भी की थी, क्योंकि जब पुलिस ने वॉचमैन को महेश की फोटो दिखाई और पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये वही आदमी है, तो इस पर वो वॉचमैन कहता है कि उस दिन जब ये शख्स यहाँ स्कूटी पार्क कर रहा था तो किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हुई थी और इसीलिए उस आदमी यानी महेश का चेहरा उसे याद रह गया। महेश बैरागी से पुलिस ने लगभग 20 दिनों तक लगातार पूछताछ की। महेश बैरागी के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए, जिस पर पुलिस को पता चला कि उसके ऊपर पहले भी अश्लील सीडी बनाने का मामला दर्ज किया गया था। और महेश बैरागी से हुई इतनी लंबी पूछताछ के बाद अब पुलिस की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कविता केस की कहानी सबके सामने आई। और वो कहानी कुछ इस तरह थी। महेश की उस इलाके में एक साड़ी की शॉप और एक बुटीक था। साड़ी की शॉप महेश की वाइफ संभालती थी और वही साड़ी की शॉप पर आने जाने के दौरान महेश ने कविता को 1-2 बार देखा और महेश की कविता पर बुरी नजर थी। 24 अगस्त के दिन जब कविता अपनी साड़ी उसकी शॉप से लेने गई थी, दरअसल उसकी साड़ी में फॉल लगाने के चलते वो साड़ी वहीं थी। तो जब कविता वहाँ पहुंची उस टाइम पर महेश उसी शॉप पर था। वो कविता को कहता है कि उसकी साड़ी उसके किसी कारीगर के पास है, तो आप मेरे साथ चलिए, कुछ ही दूरी पर वो जगह है, मैं आपको वो साड़ी दे देता हूँ। जिसके बाद ही वो कविता को एक घर में लेके जाता है। वहाँ जाने पर वो कविता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कविता उसका कड़ा विरोध करती है और इसी दौरान महेश उसके ऊपर किसी रॉड से हमला कर देता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अब वो डर जाता है और फिर वो हथियार से उसकी लाश के 6 टुकड़े करता है और उन्हें 2 अलग अलग बोरों में डालता है और चौराहे के उसी नाली में उसे फेंक देता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते महेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये केस कोर्ट में जाता है और 2015 से 2018 तक ये केस यूं ही चलता रहता है। और फिर 2018 में जब इस केस का फैसला आया तो फिर से एक चौंकाने वाली खबर कविता के घर वालों को मिलती है। दरअसल कोर्ट में जो फैसला हुआ वो ये था कि पुलिस ने जो भी कहानी सुनाई उसको साबित करने के लिए पुलिस ने जो सबूत दिए थे वो काफी नहीं है और ना ही महेश या कविता को साथ में आते जाते हुए किसी भी सीसीटीवी फुटेज ने कैप्चर किया है। और इस तरह सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट ने महेश को रिहा कर दिया था। लेकिन क्या कविता के परिवार वालों को इंसाफ मिला? ये अब भी एक सवाल है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनाने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना, इसीलिए आपके कमेंट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।